स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम हेड ऑन कोलिजन को समझ चुके हैं और हेड ऑन कोलिजन अपने तीनों केसेस के लिए E इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू 1 एंड E रेंजिंग बिटवीन 0 to 1 आपने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट हमें देखना है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है, पार्टिकल्स इनिशियली जिस लाइन के अलोंग चल रहे हैं, आफ्टर द कोलिजन दोनों का लाइन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोला जाए या लाइन ऑफ मोशन बोला जाए वो आपका बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन सिमिलर नहीं रहता, और इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन से कंसीडर करते हैं। तो इफ वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स आर नॉट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यानी जिस लाइन के अलोंग दोनों का कोलिजन हुआ है उसी लाइन के अलोंग अगर आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी नहीं रहता है, तो इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व होना चाहिए। अब अगर पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एंगल पे जा रहा है तो अब उसके पास वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट आ सकते हैं, एक्स कंपोनेंट भी आ सकता है, वाई कंपोनेंट भी आ सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर ही रहेगा, यानी लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व होना चाहिए। अब लीनियर मोमेंटम आपका एक्स डायरेक्शन में भी कंजर्व होगा और वाई डायरेक्शन में भी कंजर्व होगा। थर्ड पॉइंट कि एक्सेप्ट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यानी E इज इक्वल टू 1 के अलावा जितना भी कोलिजन होगा वहां पर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हमें मिलेगा, यानी एक्सेप्ट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अकर्स ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, अगर E इज इक्वल टू 1 दिया है तो लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर E का कुछ भी वैल्यू है तो फिर लॉस हमें मिलेगा। 0 to 1 अगर रेंज करता है या 0 अगर वैल्यू आता है E का तो हमें लॉस मिलेगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन डिफरेंट हो जाना चाहिए। इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया कि ये फर्स्ट पार्टिकल है जिसका मास है m1, ये सेकेंड पार्टिकल है जिसका मास है m2। फर्स्ट पार्टिकल एक्स एक्सिस से θ1 एंगल फॉर्म करते हुए u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सेकेंड पार्टिकल एक्स एक्सिस से θ2 एंगल फॉर्म करते हुए u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक बात, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपने E कंसीडर कर लिया एंड आफ्टर कोलिजन बोथ द पार्टिकल्स मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2 बाय मेकिंग एन एंगल φ1 एंड φ2 विद हॉरिजॉन्टल, यानी फर्स्ट पार्टिकल जो आपके पास था m1 का वो आफ्टर कोलिजन φ1 हॉरिजॉन्टल से φ1 एंगल पे v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो सेकंड पार्टिकल है वो φ2 एंगल पर v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि एंगल में चेंजेस आ गया। अगर एंगल में चेंजेस है तो कोलिजन किस तरीके का होगा, ऑब्लिक कोलिजन होगा। तो क्या यहाँ पर इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं, देखो ध्यान से। u1 का इन डायरेक्शन ऑफ थीटा u1 cos θ1 और परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको मिलेगा u1 sin θ1। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल के लिए इन डायरेक्शन ऑफ इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या इन डायरेक्शन ऑफ थीटा कंपोनेंट आपको मिलेगा u2 cos θ2 और परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा u2 sin θ2। आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी हो गई v1, एंगल बन गया फाई, सो v1 cos φ1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट v1 sin φ1 एंड फॉर सेकेंड पार्टिकल v2 cos φ2 एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ बनेगा v2 sin φ2। ये बात समझ में आ गई, यानी लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम नहीं है, इसलिए जो कॉलिजन है वो किस तरीके का है, ऑब्लिक कॉलिजन है। अब यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट आपको x डायरेक्शन में भी मिल रहा है और y डायरेक्शन में भी मिल रहा है। ये बात क्लियर, यानी यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं इन x डायरेक्शन एंड इन y डायरेक्शन, दोनों में सॉल्व किया जा सकता है। इन x डायरेक्शन हमने अप्लाई किया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो जो फर्स्ट पार्टिकल था मास आपने कंसीडर किया m1 वेलोसिटी u1 cos θ1 प्लस m2 u2 cos θ2। कोई डाउट इसमें? फर्स्ट पार्टिकल u1 cos θ1, सेकेंड पार्टिकल u2 cos θ2, आफ्टर कोलिजन v1 cos φ1 और v2 cos φ2। तो इक्वेशन यहाँ पे लिखी जा सकती है इज इक्वल टू m1 v1 cos φ1
प्लस m2v2 cos phi 2। क्लियर? y डायरेक्शन में क्या इक्वेशन रहेगा? इन y डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन आप बता सकते हैं m1 u1 साइन, अब सब जगह साइन कंपोनेंट आ जाएंगे, साइन थीटा 1 प्लस m2 u2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू m1 v1 साइन phi 1 प्लस m2 v2 साइन phi 2। तो एट फर्स्ट आपने इक्वेशन बना लिया बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आपने कंजर्व कर दिया एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में। बिफोर कोलिजन वेलोसिटी आपने कंसीडर किया u1 u2, आफ्टर कोलिजन v1 एंड v2। ठीक, सेकेंड आता है कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अभी भी आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से कंसीडर करें तो x डायरेक्शन में क्या कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पर जब ये कोलाइड कर रहा है, यानी ये जो कंडीशन है वो आपकी कौन सी कंडीशन है? बिफोर कोलिजन की। तो u1 cos थीटा 1 का वैल्यू u2 cos थीटा 2 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है आपके पास u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2, और आफ्टर कोलिजन दोनों पार्टिकल्स सेपरेट हो रहे होंगे। इसका मतलब v2 cos थीटा v2 cos phi 2 का वैल्यू v1 cos phi 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी दोनों क्या कर सकते हैं? सेपरेट हो सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। लेकिन अब आपको कंपोनेंट्स मिल रहे हैं तो कंपोनेंट्स हमें यूज करने होंगे। क्या लिखें? E इज इक्वल टू v2 cos phi 2 माइनस v1 cos phi 1 डिवाइड बाय u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2। ये बन गई आपके कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन। थर्ड पॉइंट हमें देखना है काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन में पता है, बिफोर कोलिजन कितना एनर्जी रहेगा? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, तो फर्स्ट पार्टिकल m1 मास u1 स्पीड से चल रहा है, सेकेंड पार्टिकल m2 मास u2 स्पीड से चल रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने में एंगल का कोई लेना देना नहीं होता, हमें ये देखना पड़ता है कि पार्टिकल की स्पीड कितनी है। तो हाफ m u1 स्क्वायर प्लस हाफ m u2 स्क्वायर। आफ्टर कोलिजन अगर हम कंसीडर करें तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू हाफ m1, स्पीड आ गई v1 एंड v2, सो m2 v2 स्क्वायर। फिर हमने बोला कि एनर्जी लॉस होता है, कब होता है? जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा, उसके अलावा सभी केसेस में आपको एनर्जी लॉस मिलेगा। यानी आप लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन प्लस डेल्टा के। ठीक, कंडीशन क्या है? कंडीशन है डेल्टा के इज 0 व्हेन E इज इक्वल टू 1, अदरवाइज यानी बाकी सभी कंडीशंस के लिए डेल्टा के आपको नॉन जीरो मिलेगा। क्लियर? यानी अगर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन तो लॉस नहीं होगा, अदरवाइज लॉस मिलेगा। कितना मिलेगा? देखो, तो डेल्टा के फॉर्मेट हम से भी रखते हैं, तो हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर। अब u1 वेक्टर u2 वेक्टर, तो u1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा? u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2 स्क्वायर। क्या मिला? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक बात? तो सब फॉर्मूलेज आपके सिमिलर चल रहे हैं। अगर थीटा आ गया तो साथ में थीटा आने लगा, अगर सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगा तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों जीरो हो जाएंगे, cos 0 1। ठीक, ये बन गया फॉर्मूला किसके लिए? पार्शियल इलास्टिक कोलिजन के लिए। अगर हमें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए बनाना है तो 1 रख देंगे, तो 1 माइनस 1 0, लॉस होता ही नहीं है, लॉस नहीं आ रहा, 0। अदरवाइज बाकी सभी कंडीशंस के लिए यानी 0 से 1 के लिए 0 से
1 के लिए, बिटवीन 0 to 1 हमें लॉस मिलेगा, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर नहीं पड़ेगी, बिकॉज जनरली जो ऑब्लिक कोलिजन का न्यूमेरिकल अगर आएगा तो वो केवल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आता है। ठीक, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बनता है कि इफ अ मूविंग बॉडी स्ट्राइक्स ऑब्लिकली विद अनदर आइडेंटिकल बॉडी एट रेस्ट, देन if collision is perfectly elastic then they must move perpendicular to each other after collision। ध्यान से समझना, हमें दिया गया कि दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, मतलब फर्स्ट बॉडी का मास भी m है, सेकंड बॉडी का मास भी हमने m ही कंसीडर कर लिया, एंड सेकंड बॉडी कौन सी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में है, फर्स्ट बॉडी मूव कर रही है u से। ठीक है, अब कॉलिजन इन्होंने किया, कॉलिजन किस तरीके का है, कॉलिजन है परफेक्टली इलास्टिक, यानी ई का वैल्यू हमें 1 कंसीडर करना है, और रिजल्ट क्या दे रहे हैं कि दे मस्ट मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर आफ्टर कॉलिजन, यानी आफ्टर कॉलिजन दोनों का जो मोशन है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। यानी फर्स्ट पार्टिकल ये v1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव किया, सेकेंड पार्टिकल v2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव किया, एंगल हमने कंसीडर कर लिया, एंगल इज φ1 एंड φ2, और φ1 प्लस φ2 का वैल्यू 90 के इक्वल आना चाहिए अगर हम इसको कैलकुलेट करें। क्लियर? ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, वेलोसिटी कंपोनेंट वो बनाए कि v1 का कंपोनेंट क्या बनेगा, तो v1 का कंपोनेंट बनेगा इन x डायरेक्शन v1 cos φ1, इन y डायरेक्शन कंपोनेंट रहेगा v1 sin φ1। सिमिलरली हम v2 के कंपोनेंट अगर बना रहे हैं तो v2 का कंपोनेंट x डायरेक्शन में रहेगा v2 cos φ2, और सेकंड कंपोनेंट आपको माइनस y डायरेक्शन में मिलेगा, जिसको आप लिखेंगे v2 sin φ2। दोनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं। इनिशियली पार्टिकल के पास केवल x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, सेकंड पार्टिकल रेस्ट पर है, तो फर्स्ट आपने अप्लाई किया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में, फर्स्ट इन x डायरेक्शन। तो इक्वेशन आपको मिलेगा m इंटू यू प्लस m इंटू 0, फिर फर्स्ट पार्टिकल के लिए m क्या लिखें, v1 cos φ1, और सेकेंड पार्टिकल के लिए v2 cos φ2। क्या इसमें कोई डाउट? m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट रहेगा v1 cos φ1 प्लस v2 cos φ2 इज इक्वल टू u, बिकॉज ये टर्म तो 0 है, m तीनों में से आपने कैंसिल आउट कर दिया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सेकेंड, अगर हम y डायरेक्शन में इक्वेशन बनाएं, सो इन y डायरेक्शन मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या लिखा जाए, फर्स्ट पार्टिकल y डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, सेकेंड पार्टिकल भी y डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, आफ्टर कॉलिजन ये जो फर्स्ट पार्टिकल है v1 sin φ1 ऊपर जा रहा है, और सेकेंड पार्टिकल v2 sin φ2 नीचे की ओर जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, यानी मैं माइनस साइन यहाँ पे पुट करना होगा, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू m v1 sin φ1 माइनस m v2 sin φ2। क्या रिलेशन रहा, m और m कैंसिल आउट, यानी v1 sin φ1 is equal to v2 sin φ2। ये मिली आपको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये आपके पास है। क्या अप्लाई और किया जा सकता है, अप्लाई यहां पर किया जा सकता है एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से इक्वेशन क्या बनेगा, हाफ m u स्क्वायर एंड आफ्टर कॉलिजन फर्स्ट पार्टिकल v1 स्क्वायर, सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी v2 स्क्वायर, हाफ m कैंसिल आउट, एंड रिजल्ट इज u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई थर्ड। कोई डाउट? ठीक है, क्या करें हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर स्क्वायर करके ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर स्क्वायर करके ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या रहेगा, देखिए ध्यान से, बिकॉज 3 इक्वेशन है और हमें कैलकुलेट करना है
कि फाई वन प्लस फाई टू का वैल्यू 90 डिग्री आना चाहिए। तो हमने इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर परफॉर्म कर दिया। इक्वेशन 1 स्क्वायर है आपका v1 cos फाई वन v2 cos फाई टू इज इक्वल टू यू स्क्वायर। क्या लिखें? v1 cos फाई वन प्लस v2 cos फाई टू होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन इज v1 sin फाई वन माइनस v2 sin फाई टू इज इक्वल टू 0 और अगेन स्क्वायर आपने परफॉर्म कर दिया। सो v1 sin फाई वन माइनस v2 sin फाई टू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? सॉल्व करें, क्या वैल्यू मिलेगा? ध्यान से देखना, ये a प्लस बी होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या लिखें? v1 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई वन प्लस v2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई टू प्लस 2v1 v2 कोस फाई वन कोस फाई टू माइनस यू स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है? v1 स्क्वायर मतलब a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या लिखेंगे? v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई वन प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई टू माइनस 2v1 v2 साइन फाई वन साइन फाई टू। और इन सबको प्लस करने पर हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इन दोनों इक्वेशन को प्लस करने पर आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ध्यान देने वाली बात, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो v1 cos स्क्वायर फाई वन v1 साइन स्क्वायर फाई वन क्या लिख सकते हैं? v1 स्क्वायर, सो इज इक्वल टू v1 स्क्वायर। सेकेंड पार्ट देखें, ये v2 cos स्क्वायर फाई v2 साइन स्क्वायर फाई क्या लिखें? v2 स्क्वायर, सो प्लस ये v2 स्क्वायर, फिर आपने कॉमन लिया ये 2v1 v2, सो माइनस 2v1 v2 क्या लिखें? प्लस कर लें, क्या लिखें? cos फाई वन माइनस cos फाई वन cos फाई टू माइनस साइन फाई वन साइन फाई टू, cos फाई वन cos फाई टू माइनस साइन फाई वन साइन फाई टू माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक बात मुझे बताएं, यू स्क्वायर का वैल्यू क्या है? इक्वेशन 3 से यू स्क्वायर आपको मिला है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। सो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का वैल्यू यू स्क्वायर है, यानी ये जो तीनों टर्म है 1 2 एंड 3 ये कैंसिल आउट हो गई। ठीक बात, कैंसिल आउट हो गई तो आपके पास केवल इक्वेशन बचाइए। इसमें से भी ये 2v1 v2 को आप मल्टीप्लाई बाय 0 कर सकते हैं, डिवाइड बाय 0 कर सकते हैं, आंसर आपको 0 मिल जाएगा। यानी इक्वेशन आपके पास रहा cos फाई वन cos फाई टू माइनस साइन फाई वन। ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास रहा cos फाई वन cos फाई टू माइनस साइन फाई वन साइन फाई टू इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिक इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्री में, cos a cos b माइनस साइन a साइन b रिप्रेजेंट करता है cos a प्लस b, यानी cos फाई वन प्लस cos फाई टू, यानी cos फाई वन प्लस फाई टू इज इक्वल टू 0। अब cos का वैल्यू 0 कब आता है? जब एंगल 90 डिग्री हो, दैट मीन्स फाई वन प्लस फाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाई 2। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, ऑब्लिकली कोलाइड कर रही है, ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल v वेलोसिटी चल रहा है, सेकंड पार्टिकल रेस्ट में है, तो आफ्टर कोलिजन दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, यानी फाई वन प्लस फाई टू जो बनेगा वो 90 डिग्री के इक्वल हमें मिलेगा। न्यूमेरिकल्स किस तरीके से अटेम्प्ट करें देखें। फर्स्ट हमें दिया है कि m1 मास u से चल रहा है, m2 मास रेस्ट कंडीशन में है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दिया है, एंड आफ्टर कोलिजन m1 एंड m2 v1 v2 वेलोसिटी जा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। हमें बोला गया कि अगर e का वैल्यू 1 है देन m1 बाई m2 कैलकुलेट करें। अगर वैल्यू ऑफ e इज 1 देन फाइंड m1 बाई m2। क्या किया जाए? सबसे पहले वेलोसिटी कंपोनेंट्स देखें कि वेलोसिटी कंपोनेंट आप किस तरीके से बना रहे हैं। इस v1 के कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो वैल्यू रहेगा v1 cos 30 इन x डायरेक्शन एंड v1 sin 30 इन
वाई डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली V2 की हम बात करते हैं तो इन डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में रहेगा V2 cos 30 एंड माइनस वाई डायरेक्शन में रहेगा V2 sin 30। क्लियर? क्या अप्लाई करें? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में? पहले इन एक्स डायरेक्शन। रिजल्ट क्या बनेगा? m1u इज इक्वल टू m1v1 cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस m2v2 √3/2। ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन कहाँ के लिए बनेगा? इन वाई डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियली तो जीरो है। अगर आप आफ्टर कोलिजन बात करते हैं तो फर्स्ट पार्टिकल m1v1 sin 30 ऊपर और m2v2 sin 30 नीचे। क्या लिखें? m1v1 sin 30 माइनस m2v2 sin 30 इज इक्वल टू 0। और sin 30 कैंसिल आउट कर दिया तो रिजल्ट रहा m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई बात समझ? ठीक है। कैलकुलेट हमें करना है m1/m2, यानी ये v1 v2 ये हट जाने चाहिए। बात समझ में आ रही है? और एक थर्ड इक्वेशन आप बना लें किसकी? काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो थर्ड इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की बन जाएगी हाफ m1 u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है पॉइंट? ठीक। क्या कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन भी बता सकते हैं? तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन बनेगा e का वैल्यू 1 इज इक्वल टू, क्या लिखें? v2 cos 30 माइनस v1 sin 30 v2 cos 30 माइनस v1 cos 30 डिवाइड बाय u माइनस 0। क्लियर? और cos 30 का वैल्यू √3/2 और e का वैल्यू 1, तो वैल्यू बनेगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 2u/√3। तो आपके पास कुछ इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन से इक्वेशन 3 एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से इक्वेशन नंबर 4। ये चारों इक्वेशन आपने पहले कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखें तो इक्वेशन 2 m1v1 इज इक्वल टू m2v2 और यहाँ जो इक्वेशन बन रही है वो m1u m1v1 और ये m2v2 में, यानी अगर इस m2v2 के प्लेस पर m1v1 पुट कर दें तो m1 हो जाएगा कैंसिल आउट और v1 का वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ u मिल जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या लिखा जा सकता है? देखें, m1u इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बन रही है? m1v1 √3/2 m2v2 √3/2। तो यहाँ पर जो m2v2 है इसके प्लेस पर लिखना है m1v1, यानी m1v1 √3/2 प्लस m1v1 √3/2। सो m1u is equal to m1v1 √3 and value of v1 is equal to u by √3। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? v1 कैलकुलेट कर लिया और इसको नंबर दिया इक्वेशन 5। इक्वेशन 2 से अगर हम वापस कैलकुलेट करें तो वैल्यू है m1v1 is equal to m2v2। तो क्या यहाँ से v2 कैलकुलेट किया जा सकता है? m1/m2 मल्टीप्लाई बाय v1, यानी v2 इज इक्वल टू m1/m2 u बाय √3। ये v2 आ गया, इक्वेशन 6। अब जो एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन आपने लिखा है उसको कंसीडर करो। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, आई थिंक फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन है आपके पास हाफ m1u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। क्या हम v1 v2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं? देखो ध्यान से,
सो हाफ m1 u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1, v1 का वैल्यू है u बाई रूट थ्री, सो u बाई रूट थ्री स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, और v2 का वैल्यू है m1u बाई m2 रूट थ्री, सो m1u बाई रूट थ्री m2 स्क्वायर। क्या क्या टर्म कैंसिल आउट हो रहा है? हाफ कैंसिल आउट हो रहा है, u स्क्वायर सभी में कैंसिल आउट हो रहा है, रिजल्ट क्या बचेगा? इक्वेशन देखें, यानी इक्वेशन रहेगा m1 इज इक्वल टू m1 बाई थ्री प्लस m1 स्क्वायर m2 अपॉन रूट थ्री के प्लेस पर 3 क्योंकि स्क्वायर है, 3m2 स्क्वायर। क्लियर? देखो m1 माइनस m1 बाई थ्री, सो 2m1 बाई थ्री इज इक्वल टू एक m2 कैंसिल आउट, सो m1 स्क्वायर बाई थ्री m2। क्लियर? और यहाँ जो ये m1 दिख रहा है ये इस स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्ट m1 बाई m2 इज इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। आई बात समझ? तो जो बेसिक इक्वेशंस है उन्हीं इक्वेशन को आपको यूज करना पड़ेगा। जनरली हमें मेडिकल में ऑब्लिक कोलिजन के न्यूमेरिकल्स नहीं मिलते हैं। न्यूमेरिकल आता भी है तो वो सिंपल कॉन्सेप्ट पर आता है, जो आपने अभी कॉन्सेप्ट समझा कि अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, एक रेस्ट पर है, दूसरा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आफ्टर कोलिजन दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर मूव करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर हमें बाई चांस कोई न्यूमेरिकल मिलता है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करें। देखो ई हमने सॉल्व किया है लेकिन ये इक्वेशन में यूज में नहीं आया। ठीक है, तो ये हमने एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? यानी कुछ पर्टिकुलर इक्वेशन ही हमारे काम में आती है। m1 m2 का रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया विच इज इक्वल टू 2। नोट करें। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि एक पार्टिकल है स्मॉल m मास का v0 वेलोसिटी से एक स्टेशनरी बॉडी जिसका मास भी है m के सेंटर से r/2 हाइट ऊपर कोलाइड करता है। कॉलिजन हमें दिया गया है कि कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, यानी E इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू हमें गिवन है कि कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ आइडेंटिकल बॉल्स आफ्टर कॉलिजन, यानी आफ्टर कॉलिजन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक बात। अब पॉइंट ये बनता है कि आफ्टर कॉलिजन इसका मोशन किस तरीके का होगा, यानी एंगल हमें देखना पड़ेगा। पहले वाले जो दो केस आपने पढ़े हैं, इन दोनों केसेस में आफ्टर कॉलिजन जो एंगल फॉर्म हो रहा था वो आपको पहले से दिया गया था कि आफ्टर कॉलिजन दोनों 30 डिग्री पे जा रहे हैं। और फर्स्ट वाला केस भी आपने देखा था कि जहाँ पर phi 1 एंड phi 2 एंगल से ये प्रोजेक्ट हुए हैं। ठीक बात। लेकिन यहाँ पर एंगल नहीं दिया गया है तो हमें एंगल देखना पड़ेगा। ठीक, अब एंगल किस तरीके से देखें, उसके लिए क्या आप लॉजिक लगा सकते हैं। फर्स्ट केस आपने देखा था कि अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, फर्स्ट मूविंग है, सेकंड रेस्ट पर है, दोनों ऑब्लिक कॉलिजन कर रही हैं, तो आफ्टर कॉलिजन बोथ विल मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आफ्टर कॉलिजन बोथ विल मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो m मास का पार्टिकल है, जब ये यहाँ पर आके, जैसे ये बॉडी रेस्ट पर रखी है, तो ये कोलाइड कहाँ करेगा? कोलाइड करेगा इस पॉइंट पर आके कोलाइड करेगा। और आफ्टर कॉलिजन बोथ विल मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने क्या यूज किया? हमने यूज किया कॉन्सेप्ट जो आपने सबसे पहले कैलकुलेट किया है, जहाँ पे वैल्यू आपको मिला था कि आफ्टर कॉलिजन जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं phi 1 प्लस phi 2, इन दोनों का सम π/2 आना चाहिए। दैट मीन्स बोथ बॉडीज विल मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान आया कॉन्सेप्ट? ठीक, अब इसी के अकॉर्डिंग आप देखें कि इन दोनों पार्टिकल्स का मोशन किस तरीके से होना चाहिए। ये जो फर्स्ट पार्टिकल है इसको हम 1 कंसिडर कर लेते हैं और सेकेंड पार्टिकल हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्टिकल का मोशन मान लीजिए ये हमने कंसीडर किया कि ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी थीटा एंगल पर होना चाहिए। इसको आपने v1 से रिप्रेजेंट किया। और जो सेकंड पार्टिकल है
ये भी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल 90 माइनस थीटा से जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे φ1 प्लस φ2 का वैल्यू कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। हमें कॉन्सेप्ट पता है, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वैल्यू आनी चाहिए 90 डिग्री। तो आपने यहाँ पे कंसीडर किया कि सेकेंड पार्टिकल है एंड मोशन किस तरीके से होगा, मोशन इस डायरेक्शन में आना चाहिए। अब बात करें हम एंगल की, बिकॉज एंगल तो इंपॉर्टेंट है। हमें ये तो पता है कि φ1 प्लस φ2 का वैल्यू 90 डिग्री है, लेकिन φ1 या φ2 दोनों में से किसी एक का वैल्यू पता होना जरूरी है, तभी आप सेकंड वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या यहाँ पे लॉजिक देखा जा सकता है कि किस साइड पे ये कोलाइड कर रहा है। ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म करूँ, और ट्रायंगल क्या फॉर्म किया ये देखना, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, इधर देखो, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, और ये जो हाइट है ये मुझे दी गई है, हाइट कितनी है r/2, और रेडियस कितना बनेगा r। तो क्या यहाँ पर एंगल थीटा सॉल्व किया जा सकता है। देखो इस ट्रायंगल को वापस बाहर निकालो, इस ट्रायंगल को हमने यहाँ बाहर निकाला, ये ट्रायंगल आ गया। हाइट कितना है r/2, हाइपोटेनस कितना है r, थीटा यहाँ बन रहा है, तो क्या साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर रहेगा r/2, हाइपोटेनस रहेगा r, वैल्यू मिली 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब बताएं कि साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, व्हेन थीटा इज 30 डिग्री। समझो ध्यान से कि अगर यहाँ एंगल 30 बनेगा, ये थीटा कितना है 30, तो यहाँ पे भी 30 तो रहेगा, और यहाँ अगर 30 बनेगा, और इस पार्टिकल का मोशन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ है, तो एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। ये एंगल 30 है, और जो सेकेंड बॉडी है उसका मोशन इसी डायरेक्शन में हुआ है, ये आपका V2 है, ये V1 है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। एंगल आपने कैलकुलेट किया कि यहाँ अगर 30 बन रहा है तो यहाँ भी 30 रहेगा, अगर इधर 30 है, ये 30, तो दिस वन एंगल इज 60 डिग्री। तो जो फर्स्ट बॉडी है वो 60 डिग्री पे मूव करेगी, और जो सेकेंड बॉडी है इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल यहाँ थीटा, तो इधर भी कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा, तो यहाँ एंगल बनेगा 30 डिग्री। क्या बात समझ में आई। अब इन दोनों के हम कंपोनेंट लिख सकते हैं, क्लियरली लिखे जा सकते हैं कि V1 का इन डायरेक्शन ऑफ एंगल कंपोनेंट बनेगा V1 cos 60 एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा V1 sin 60। सिमिलरली सेकेंड बॉडी के लिए V2 वेलोसिटी है, और उसका थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट रहेगा V2 cos 30 एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट V2 sin 30। क्या यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन लगा सकते हैं, बिकॉज मोशन जो है, यानी जो वेलोसिटी आपको मिल रही है, जो मोमेंटम आपको मिल रहा है, वो एक्स डायरेक्शन में भी मिल रहा है, वाई डायरेक्शन में भी मिल रहा है। तो सबसे पहले हम अप्लाई कर सकते हैं लॉजिक किसका, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उसमें भी फर्स्ट केस आप अप्लाई कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। आप गिवन कंडीशंस को देखें, इनिशियली यानी बिफोर कॉलिजन फर्स्ट पार्टिकल मूविंग है हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी v0, तो मोमेंटम हमें मिलेगा mv0, लेकिन सेकेंड बॉडी रेस्ट पर है इसलिए 0। आफ्टर कॉलिजन फर्स्ट बॉडी mv1 cos 60 x डायरेक्शन में, सो mv1 cos 60 एंड सेकेंड बॉडी mv2 cos 30, और सेकेंड बॉडी का मोशन mv2 cos 30, m कैंसिल आउट, v0 इज इक्वल टू v1/2, cos 30 का वैल्यू √3 v2/2। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको मिला v1 प्लस √3 v2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v0, इक्वेशन नंबर 1। क्या हम y डायरेक्शन में मोमेंटम का इक्वेशन बना सकते हैं। y डायरेक्शन में इनिशियली कोई भी मोमेंटम नहीं है, लेकिन अगर मैं आफ्टर कोलिजन बात करता हूं तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम मिलेगा mv1 sin 60 प्लस j में, एंड सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम मिलेगा mv2 sin 30 माइनस j में, एंड दोनों का डायरेक्शन रहेगा अपोजिट। तो सेकेंड मोमेंटम कंजर्वेशन इन y डायरेक्शन, तो क्या लिखा जा सकता है, लिखेंगे कि इनिशियली तो है 0 एंड आफ्टर कोलिजन mv1 sin 60 पॉजिटिव j में एंड mv2 sin 30 नेगेटिव j में। तो माइनस से आपने अप्लाई कर दिया, m कैंसिल आउट, दोनों का वैल्यू आप इक्वेट कर सकते हैं। तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा, v1 sin 60 के प्लेस पर √3/2 इज इक्वल टू v2/2। क्लियर, 2 and 2 कैंसिल आउट एंड द इक्वेशन इज
ध्यान से कि V2 का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं √3V1। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपने बनाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन में, सेकंड इक्वेशन आपने बनाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। दोनों से जो इक्वेशन बनी है इनको इक्वेट किया जा सकता है, या तो आप यहाँ से V2 का वैल्यू इसमें पुट कर दो, V1 V2 दोनों सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे मेथड्स होते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया गया है V1 प्लस √3V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V0, और सेकेंड इक्वेशन से आपको मिला है V2 इज इक्वल टू √3V1, V2 इज इक्वल टू √3V1। तो क्या करें, V2 का वैल्यू पुट कर दो। सो V1 प्लस √3, V2 के प्लेस पर √3V1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V0, यानी 4V1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V0 एंड V1 इज इक्वल टू V0/2। तो आपको वैल्यू मिला V1 का। अब V1 वैल्यू आपको पता है तो क्या V2 सॉल्व किया जा सकता है, देखो ध्यान से। सो V2 इज इक्वल टू √3V0/2। तो आपको V1 एंड V2 दोनों वैल्यूज कैलकुलेट हो गए। आई बात समझ? तो यहां पे लॉजिक आपके लिए यूज में आया कि अगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट बॉडी मूविंग, सेकंड बॉडी रेस्ट पर है, ऑब्लिक कोलिजन कर रहा है, परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन है, तो आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करना चाहिए। मतलब φ1 प्लस φ2 का वैल्यू π/2 होना चाहिए। यूज किया, एंगल फॉर्म किए, कंपोनेंट करे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन लगाया, सॉल्व किया, आंसर में मिल गया V1 एंड V2। नेक्स्ट, two identical balls A and B of mass m and radius r is given. Ball A is moving along x-axis and strikes elastically with stationary ball B as shown. Find velocity of both the balls after collision. ठीक बात, ध्यान से समझे। यहाँ हमें दिया गया है कि फर्स्ट बॉडी है मास m रेडियस r, सेकेंड बॉडी भी मास m रेडियस r, फर्स्ट बॉडी मूविंग है, फर्स्ट बॉडी मूविंग है, सेकेंड बॉडी रेस्ट पर है। क्या होना चाहिए, अगर कॉलिजन भी आपको दिया है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि वेलोसिटी देखो, पहली बात परपेंडिकुलर मूव करने चाहिए आफ्टर कॉलिजन। सेकेंड बात ये है कि अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब है कि अगर हम इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली एक लाइन बनाएं तो ये बनेगा इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट इंटरचेंज हो जाना चाहिए, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट इंटरचेंज हो जाना चाहिए। ध्यान से समझें। अगेन, क्या हम यहाँ पे पहले एंगल बना सकते हैं, बिकॉज हम एंगल पे बात करें फिर हम कंपोनेंट पे बात करते हैं कि एंगल किस तरीके से यहाँ पर बनेगा। ध्यान देना, ये हाइट कितना r, सेंटर टू सेंटर अगर हम कनेक्ट करें तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना बनेगा, ये डिस्टेंस रहेगा 2r। इसमें कोई डाउट? ठीक। क्या थीटा सॉल्व किया जा सकता है? थीटा, मान लो कि हम यहाँ पे थीटा कंसीडर कर रहे हैं, तो ये रहेगा थीटा। तो क्या इस ट्रायंगल से थीटा कैलकुलेट किया जा सकता है? देखिए ध्यान से, ये थीटा, दिस वन इज r, दिस वैल्यू इज 2r। ठीक, तो अगेन ये मिल रहा है हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बिकॉज जिस पर एंगल एंड परपेंडिकुलर दोनों होता है, या हाइपोटेनस के बिल्कुल जो फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ हाइपोटेनस जो साइड होता है उसको आप बेस कंसीडर करते हैं। उसको क्या कंसीडर करते हैं? बेस कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का वैल्यू r, हाइपोटेनस का वैल्यू 2r, सो r डिवाइड बाई 2r, यानी साइन थीटा हमें मिला 1/2 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अगेन थीटा हमें कैलकुलेट हो गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आफ्टर कोलिजन क्या होना चाहिए? आफ्टर कोलिजन क्या होना चाहिए? मोशन किस तरीके का होगा? देखो, फर्स्ट बॉडी मूविंग है, सेकंड बॉडी रेस्ट पर है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, तो दोनों बॉडीज आफ्टर कोलिजन एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करना चाहिए। दोनों बॉडीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करना चाहिए। ध्यान दें, हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पर है फर्स्ट बॉडी, ये फर्स्ट बॉडी, फिर हमने कंसीडर किया कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है, तो ये बना इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और यह हम कंसीडर करें कि दिस वन इज सेकेंड बॉडी। क्लियर?
तो आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी? आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी का जो मोशन होगा वो अगर मैं यहाँ पर एंगल बना दूँ, यहाँ पर ये एक्सिस बना दें और थीटा हमने कितना सॉल्व किया है, थीटा हमने कैलकुलेट किया 30 डिग्री, तो एंगल यहाँ बनेगा 30 डिग्री। ठीक बात। तो जो सेकेंड बॉडी है वो तो 30 डिग्री एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए जाएगी, और जो फर्स्ट बॉडी है वो कितने एंगल पे जानी चाहिए? वो जानी चाहिए आपके 90 माइनस थीटा यानी 60 डिग्री एंगल पे। तो जो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी आपको मिल रही है, फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी मिल रही है, आपने इसको रिप्रेजेंट किया v1 से, और एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक। सेकेंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी मिलेगी वो इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो वेलोसिटी आ रही है वो इंटरचेंज होगा, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी मिलेगी इसको आपने v2 से रिप्रेजेंट किया और ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे बनेगा? 30 डिग्री पे बनेगा। ठीक। तो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी भी आपके पास, सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी भी आपके पास, दोनों के मास हमारे पास हैं, एंगल भी हमें पता है। तो क्या अगेन यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन अप्लाई किया जा सकता है? देखो ध्यान से कि अगर हम फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात करते हैं तो फर्स्ट पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और सेकेंड पार्टिकल अगर हम कंसीडर करते हैं तो सेकेंड पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल फॉर्म करता हुआ v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक बात। इनिशियली ये हुआ कंडीशन बिफोर आफ्टर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड पार्टिकल रेस्ट पर है, और जो फर्स्ट पार्टिकल है ये 4 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ठीक है, यानी जो इनिशियल मोमेंटम आपको मिलेगा, इनिशियल मोमेंटम रहेगा 4 इंटू एम। इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा? 4 इंटू एम। और कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? ओनली एक्स डायरेक्शन में आपको मिलेगा, क्योंकि जो फर्स्ट बॉडी है वही मूव कर रही है। तो हम अप्लाई कर रहे हैं लॉजिक इसका, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले कौन सी डायरेक्शन में? फर्स्ट टर्म सॉल्व कर रहे हैं इन एक्स डायरेक्शन। इक्वेशन क्या बनेगा? जो फर्स्ट बॉडी है वो मूव कर रही थी 4 मीटर पर सेकेंड से, मास है एम, सेकेंड बॉडी मूविंग नहीं है। फिर आफ्टर कॉलिजन फर्स्ट बॉडी, आफ्टर कॉलिजन फर्स्ट बॉडी एंड सेकेंड बॉडी दोनों की अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो वेलोसिटी को आप कंपोनेंट करें, v1 cos 60 एंड v1 sin 60। ठीक। सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी कंपोनेंट अगर हम करें सो इन डायरेक्शन ऑफ थीटा कंपोनेंट मिलेगा v2 cos 30 एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा v2 sin 30। यूज करें सो वैल्यू बनेगा 4m + 0 इज इक्वल टू m v1 cos 60 प्लस m v2 cos 30। वैल्यूज पुट करें सो 4m is equal to mv1 by 2 plus mv2 root 3 by 2. m cancel out and equation v1 plus root 3 v2 is equal to 8। ये इक्वेशन 1 हमें मिला। सेकेंड, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन y डायरेक्शन में फॉर्म करें, y डायरेक्शन में फॉर्म करें तो इनिशियल y डायरेक्शन में तो मोशन नहीं है, तो 0 + 0 इज इक्वल टू m v1 कंपोनेंट sin 60 प्लस j में, एंड सेकेंड पार्टिकल के लिए v2 sin 30 माइनस j में। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वैल्यू रहेगा m v1 sin 60 और सेकेंड पार्टिकल के लिए आप लिखोगे m v2 sin 30, सो माइनस m v2 sin 30। यहाँ से कैलकुलेट किया, m और m कैंसिल आउट, v1 इज इक्वल टू √3 बाई 2 इज इक्वल टू v2 बाई 2, सो v2 इज इक्वल टू √3 v1। ये सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ गई। ठीक है, तो अगेन दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वैल्यू यहाँ पे रहेगा v1 प्लस √3 v2 इज इक्वल टू 8, v1 प्लस √3 v2 इज इक्वल टू 8, एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास फॉर्म हुआ है v2 इज इक्वल टू √3 v1, v2 इज इक्वल टू √3 v1। तो सेकेंड इक्वेशन से v2 का वैल्यू पुट किया, v1 प्लस √3 इंटू √3 v1 इज इक्वल टू 8, 4 v1 इज इक्वल टू 8,
v1 इज इक्वल टू 2, क्लियर। और v2 कितना है, v2 आपको मिलेगा √3 इंटू 2 यानी 2√3। तो आपने v1 v2 कैलकुलेट कर लिया। अब एक्चुअल में क्या हुआ वो पॉइंट भी आप समझें। एक्चुअल में हुआ ये कि v1 का वैल्यू आ गया है आपके पास 2 और v2 का वैल्यू आ गया है 2√3, ठीक है। अब क्या उसके आप x कंपोनेंट और y कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज अगर कभी आपसे पूछा गया कि वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में बताएं, ये तो आपने कैलकुलेट किया है मैग्नीट्यूड, क्योंकि v1 अगर 2 आ रहा है, v2 अगर 2√3 आ रहा है तो मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा गया तो यहाँ पे वैल्यू बनना चाहिए v1 cos 60 j कैप प्लस v1 cos 60 i कैप। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी आना चाहिए 2√3, मतलब v2 cos 30 i कैप माइनस v2 sin 30 j कैप में। तो यहाँ जो आपने v1 v2 कैलकुलेट किया है ये तो स्पीड है, ये क्या है, स्पीड है। तो v1 कितने एंगल पर है, v1 का एंगल है 60 डिग्री, ठीक। तो यहाँ एंगल है 60 डिग्री। और v2 अगर हम कंसीडर करते हैं तो v2 है आपका 4th क्वाड्रेंट में और एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक बात। तो v1 v2 वेक्टर फॉर्म में क्या हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। सो v1 वेक्टर इज इक्वल टू v1 cos 60 i कैप प्लस v1 sin 60 j कैप, बिकॉज x कंपोनेंट भी मिलेगा जो cos 60 i कैप है, y कंपोनेंट भी मिलेगा जो sin 60 j कैप है। सो v1 वेक्टर इज इक्वल टू 2 cos 60 यानी 2 इंटू 1/2 i कैप प्लस 2 इंटू √3/2 j कैप। सो वैल्यू आपको मिली i कैप प्लस √3 j कैप। सेकेंड v2 अगर कैलकुलेट करना है, v2 वेक्टर, सो v2 वेक्टर इज इक्वल टू v2, अब एंगल कितना बन रहा है 30, तो cos 30 इन डायरेक्शन ऑफ थीटा कंपोनेंट cos 30 परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin 30 माइनस v2 sin 30 j कैप, क्लियर। और v2 का वैल्यू 2√3, सो 2√3 इंटू √3/2 i कैप माइनस 2√3 इंटू 1/2 j कैप, वैल्यू 3 i कैप माइनस √3 j कैप। किसका वैल्यू आया, v2 वेक्टर का वैल्यू कैलकुलेट हुआ। क्लियर है, नोट करें। तो ये जो आपने न्यूमेरिकल अभी समझा है ये पूरा इक्वेशन बेस पे समझा है। अब इसका एक और मेथड बनता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो सेम ही क्वेश्चन हम एक और मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। हमें दिया गया था कि बॉडी ए बॉडी बी दोनों का मास m रेडियस r गिवन है, ठीक है। सेकेंड बॉडी रेस्ट पर है, फर्स्ट बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट आप बनाएं। सबसे पहले क्या करें, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाएं कि किस लाइन के अलोंग सेकेंड पार्टिकल का मोशन होना चाहिए। तो ये बनेगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक। कॉलिजन आपको दिया गया था कि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, यानी वैल्यू ऑफ ई कितना मिल रहा था, वैल्यू ऑफ ई ये था 1। वैल्यू ऑफ ई 1 होने का मतलब है कि अगर दो आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, फर्स्ट पार्टिकल मूव कर रहा है, सेकंड पार्टिकल रेस्ट पर है, ई का वैल्यू अगर 1 है तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट इंटरचेंज हो जाना चाहिए, वेलोसिटी कंपोनेंट इंटरचेंज हो जाना चाहिए, ठीक बात। ये आपने लॉजिक समझा है पहले। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है r, यहाँ डिस्टेंस से ये 2r, तो एंगल आपने कैलकुलेट किया था, एंगल आपका कितना बना था 30 डिग्री। ये प्रोसीजर सेम है। अब मुझे आप बताएं, पहला लॉजिक तो ये हुआ कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट इंटरचेंज हो जाना चाहिए। सेकंड लॉजिक ये है कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है तो आफ्टर कॉलिजन दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करने चाहिए, ठीक बात। यानी फर्स्ट पार्टिकल का जो मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जिसको आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ठीक। और जो सेकेंड पार्टिकल का मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा।
ये बात समझ में आई? फर्स्ट पार्टिकल का मोशन ऊपर की तरफ होना चाहिए, सेकंड पार्टिकल का मोशन नीचे की तरफ होना चाहिए, बिकॉज अगर मैं परपेंडिकुलर से एंगल देखता हूं तो दोनों के एंगल का सम मतलब φ1 + φ2 का वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, π/2 आना चाहिए। ठीक बात। अब अगर यहां एंगल 30 बन रहा है तो ऑब्वियस बात है कि यहां भी एंगल कितना बनेगा, ये 30 ही रहेगा। ठीक है ना। और अगर ये 30 है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपने जो बनाया है वो मोशन के परपेंडिकुलर है, तो यहां जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। ठीक। अब इस 4 मीटर पर सेकेंड का आप कंपोनेंट करो। इस 4 मीटर पर सेकेंड का एक कंपोनेंट है, यानी जो फर्स्ट पार्टिकल आपको दिया गया है उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ऊपर की ओर बनेगा, जिसको आप क्या लिखेंगे, 4 cos 60। 4 cos 60 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक बात, ध्यान दें। यहां जो कंपोनेंट आपको मिलेगा, या अगर आप इन दोनों पार्टिकल्स को अलग से बना लें, जल्दी हमें समझ में आएगा। ये फर्स्ट पार्टिकल यहाँ, सेकेंड पार्टिकल ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपने यहाँ बना दिया, सेकेंड पार्टिकल यहाँ पर है। फर्स्ट पार्टिकल इनिशियली मूव कर रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से, एंड आफ्टर कॉलिजन अब ये मूव करने लगा 60 डिग्री एंगल पे। ठीक है ना। तो यहां कंपोनेंट हमें कितना मिला, 4 cos 60, और 4 cos 60 रिप्रेजेंट करता है 2 मीटर पर सेकेंड को। क्या फर्स्ट पार्टिकल की आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट बता सकते हैं कि 4 मीटर का लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट क्या मिला? तो इस 4 मीटर पर सेकेंड का ऊपर अगर 60 है तो यहाँ पे जो कंपोनेंट मिलेगा, इस कंपोनेंट को आप क्या लिखोगे, 4 sin 60, और 4 sin 60 का वैल्यू, sin 60 √3/2, तो यहाँ वैल्यू मिलेगा आपको 2√3। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं। सेकेंड पार्टिकल इनिशियली रेस्ट कंडीशन में है, दोनों मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिकॉज हमें पता है कि ऑब्लिक कोलिजन हुआ है तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर ही मूव करेंगे। और सेकेंड लॉजिक E = 1, देखो E = 1 पे दो लॉजिक बनते हैं, दोनों आप समझना। एक बनता है वेलोसिटी इंटरचेंज का, कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी इंटरचेंज होता है, वेलोसिटी इंटरचेंज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये फर्स्ट है। और सेकंड दिया गया कि अगर ऑब्लिक कोलिजन होता है तो φ1 + φ2 का वैल्यू π/2 के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब सेकंड पार्टिकल वो इस डायरेक्शन मूव करेगा। सेकंड पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, गिवन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री। यह एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री एंगल यहाँ पर बन रहा है। और वेलोसिटी इंटरचेंज हो गया। वेलोसिटी इंटरचेंज होने का क्या मतलब है कि यहाँ जो 2√3 कंपोनेंट था, यहाँ जो 2√3 कंपोनेंट था वो किसको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा इस सेकेंड पार्टिकल को। यानी जो सेकेंड पार्टिकल है अब ये 2√3 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करने लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी इंटरचेंज हुआ है। इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो इसके पास ना x में वेलोसिटी ना y में वेलोसिटी है। जो b पार्टिकल को वेलोसिटी मिलेगी वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही मिलेगी, तो यहाँ जो वेलोसिटी है 2√3 वही इसको ट्रांसफर होगा, यानी सेकेंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी आएगी वो 2√3 आएगी, या ऐसा बोलो जो स्पीड आएगी वो 2√3 आएगी। उसके बाद इसके कंपोनेंट किए जा सकते हैं, 2√3 cos 30i और 2√3 sin 30i। सिमिलरली फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी बनी है अब वो कितनी आई है, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्टिकल वेलोसिटी बनी है 2 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पे बन रही है, 60 डिग्री पे बन रही है। तो इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड cos 60 i में और एक j में। और सेकेंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी बनी है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे बनी है, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू आ रही है 2√3। क्या यही आंसर्स आपको पहले भी मिले थे इक्वेशन सॉल्व करने पे? v1 आपका 2 मीटर पर सेकेंड, v2 2√3। क्या यही आंसर्स आपको पहले भी मिले हैं, 2 मीटर पर सेकेंड एंड 2√3? तो आप इक्वेशन से कैलकुलेट करो या लॉजिक से कैलकुलेट करो, आंसर सेम आता है। जनरली जो हमें न्यूमेरिकल मिलता है वो E = 1 के लिए मिलता है, यानी वेलोसिटी इंटरचेंज होगा, φ1 + φ2 π/2 होगा। और कंडीशन क्या होना ज़रूरी है कि दोनों पार्टिकल्स का मास सिमिलर होना ज़रूरी है। जनरली लॉजिक यही रहता है, और इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन सोल्व किया। सबसे पहले 30 डिग्री कैलकुलेट किया, 30। उसके बाद आपने देखा कि फर्स्ट पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, सेकंड पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, कैलकुलेट हो गया। ठीक, फिर
वेलोसिटी इंटरचेंज आपने करा दी कि फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग आ रही है 2√3, वही सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी होनी चाहिए। तो 2√3 वैल्यू मिल गया। ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए m1 और ये सेकेंड पार्टिकल के लिए m2, और m1 m2 दोनों इक्वल हैं, या बॉडी A और बॉडी B। अगर आप बॉडी से कंसीडर कर रहे हैं तो बॉडी A एंड दिस वन इज बॉडी B। वेलोसिटीज आपको मिल गया, कंपोनेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉजिक से भी सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे वो लॉजिक से ही कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या है, इन प्रीवियस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन आपने सेम लिया है, बस ई का वैल्यू आपने चेंज कर दिया। अब ई हमें कितना मिल रहा है, ई आपको मिल रहा है हाफ। ई कितना मिल रहा है, हाफ। देन फाइंड वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन, यानी दोनों के मास आपको सिमिलर दिए गए हैं कि मास m है, रेडियस r है। फर्स्ट बॉडी मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली, सेकंड बॉडी कौन सी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में है। तो आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी बताएं, दोनों की स्पीड बताएं। वेलोसिटी बताने का मतलब है विद डायमेंशन i कैप j कैप में बताना है। स्पीड बताने का मतलब आपको v1 और v2 दोनों का मैग्नीट्यूड बताना है। क्लियर, ठीक है। क्या होगा, दो एंगल में तो कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर एंगल, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस 2r, एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ठीक, एंगल अगर 30 बनेगा, अब यहां ध्यान से समझना, ठीक है, बिल्कुल जल्दी नहीं करें, बिल्कुल आराम समझें। ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल, और ये बनेगा इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यानी दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन, दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन क्या बनता है, ये बनेगा आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो आपने यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट बना दिया। बिल्कुल इजीली समझो, ध्यान से समझो। ये फर्स्ट बॉडी है जिसको आपने A से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर आपने बनाई सेकंड बॉडी जिसको आपने B से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अभी तक कोई डाउट नहीं। दोनों के आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें, ये दोनों के लिए आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया ताकि आप एंगल रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक, एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अब यहां जो आपको वेलोसिटी कंपोनेंट दिया है UA, ये UA है, इसका मतलब फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, और वो आपको दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड। एंगल फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री, यहाँ भी एंगल कितना रहेगा, 30 डिग्री। ठीक, अब UA का, यानी जो फर्स्ट बॉडी है उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं। एक करेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, सेकंड करेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है उस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि कोई भी फोर्स लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर एप्लीकेबल नहीं है। जो भी फोर्स लग रहा है, यानी जो कोलिजन हो रहा है, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आता है, स्पीड में जो चेंज आता है, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही आता है। परपेंडिकुलर कोई भी कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। इसका मतलब यहां जो वैल्यू आ रही है 4 cos 60 यानी 2, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। और इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो आपको वेलोसिटी मिलेगी, जिसको आप लिखेंगे 4 sin 60, 4 sin 60 का वैल्यू कितना मिलेगा, 2√3, और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं U1 से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, U1 से, बिकॉज लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो वेलोसिटी है वहीं से तो आपको देखना पड़ेगा ना, सेपरेशन और अप्रोच। ठीक, आई बात समझ, ध्यान दो। सेकेंड पार्टिकल को जो वेलोसिटी ट्रांसफर होगा वो क्या है, इनिशियली तो रेस्ट कंडीशन में है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो वेलोसिटी आ रही है वहीं से मिलेगा। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो U2 है उसका इनिशियल वैल्यू है 0। U2 का इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। E कितना दिया है, E का वैल्यू हमें गिवन है हाफ। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग फाइनल वेलोसिटी v1 और यहां हमें मिलेगा v2। आई बात समझ, v2 का अब यहां की बजाय अगर हम यहां बनाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इनिशियली तो रेस्ट कंडीशन में है। तो इनिशियली रेस्ट कंडीशन पर है तो u2 का वैल्यू तो आ रहा है 0।
लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहेगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग सेकंड पार्टिकल को कुछ कंपोनेंट मिलेगा। ई आपको हाफ दिया है, अगर ई का वैल्यू 1 होता तो पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाती जैसा आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया, लेकिन अब ई का वैल्यू हाफ है, इसका मतलब पूरी वेलोसिटी ट्रांसफर नहीं होगी, उसका कुछ कंपोनेंट ट्रांसफर होगा। ठीक बात, कैसे सॉल्व करें? देखो अब ई का वैल्यू क्या रख सकते हैं, ई का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ई इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ई हमें कितना दिया है, ई दिया है हाफ, v2 कैलकुलेट करना है। क्या v1 पता है? v1 बिल्कुल हमें पता है, सॉरी हमें u1 पता है, v1 भी हमें कैलकुलेट करना है। सो v1 एंड v2 दोनों अननोन है। सो आपने इक्वेशन लिखा v2 माइनस v1 और u1 का वैल्यू है 2√3। सो v2 माइनस v1 and 2√3 माइनस 0। सो v2 माइनस v1 एक इक्वेशन आपके पास बना विच इज इक्वल टू √3। ये बात समझ में आई? तो फर्स्ट इक्वेशन आपने e की वैल्यू से कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन लगा सकते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम एक्स एक्सिस के अलोंग भी लगा सकते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग भी लगा सकते हैं, या किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग लगा सकते हैं जहां पर आपको वेलोसिटी कंपोनेंट पता हो। तो हम लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यानी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग हमें क्या कंपोनेंट मिल रहे हैं। फर्स्ट पार्टिकल m मास का है, फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना m है, इनिशियली कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है 2√3 अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सेकेंड पार्टिकल का जो मास है वो भी m है, इनिशियली ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u2 इज 0। आफ्टर कॉलिजन v1 एंड v2 से मूव कर रहे हैं। तो यहां पर अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट हम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या रहेगा, mu1 प्लस mu2 इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2 लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। तो u1 का वैल्यू आया था 2√3, u2 0 दिया गया है तो प्लस 0 इज इक्वल टू v1 एंड v2 हमें कैलकुलेट करने हैं। तो m कैंसिल आउट एंड v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2√3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन आपके पास और दो ही अननोन, दोनों इक्वेशन को अगर हम प्लस कर दें तो v1 कंपोनेंट हो जाएगा कैंसिल आउट। तो अगर हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 परफॉर्म कर दें, यानी v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2√3 एंड सेकेंड इक्वेशन माइनस v1 प्लस v2 इज इक्वल टू √3। तो v1 कैंसिल आउट, 2v2 इज इक्वल टू 3√3, v2 कैलकुलेट हुआ 3√3 डिवाइड बाई 2 और v1 कितना मिलेगा, किसी भी अदर इक्वेशन में पुट करें। सो इक्वेशन 2 से आप देखें, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या दिया है, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2√3। सो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2√3। सो v1 इज इक्वल टू 2√3 माइनस 3√3 बाई 2। एलसीएम लेंगे 2, 4√3 माइनस 3√3, तो v1 इज इक्वल टू √3 बाय 2। आइए बात समझ। तो ये वैल्यू किसकी मिली है, ये वैल्यू आपको मिली है v1 और v2 की। ये वैल्यू किसकी है, v1 और v2 की। अब क्या करें, ध्यान से देखो। फर्स्ट जो बॉडी है उसके पास एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। यानी फर्स्ट पार्टिकल के लिए एक 2 मीटर पर सेकेंड तो रहेगा, 2 मीटर पर सेकेंड रहेगा, और जो सेकेंड कंपोनेंट बनेगा वो v1 बनेगा। क्या लिखें, फर्स्ट पार्टिकल जो आपको दिया है ए पार्टिकल, तो उसका एक कंपोनेंट तो रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड, और v1 हमने कितना कैलकुलेट किया, v1 आपने कैलकुलेट किया है √3/2, और सेकेंड कंपोनेंट रहेगा √3/2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्टिकल को अगर हम कंसीडर करें पार्टिकल b, ठीक, तो इसके पास केवल एक ही कंपोनेंट है जिसको आपने v2 से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि u2 तो क्या था इनिशियली 0, और v2 का वैल्यू कितना कैलकुलेट हुआ है 3√3/2। डायरेक्शन क्या रहेगा 3√3/2। एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल आपको पहले से पता है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
तो अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? स्पीड। तो स्पीड का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर इन अंडर रूट, फर्स्ट पार्टिकल के लिए। सेकेंड पार्टिकल के लिए अगर स्पीड कैलकुलेट करना है तो वैल्यू यही रहेगा 3√3/2। क्लियर? तो वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से आप समझिए। जो वेलोसिटी इंटरचेंज होती है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होती है। जो वेलोसिटी इंटरचेंज होता है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होता है। कब होता है? व्हेन बोथ पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल एंड कोलिजन अगर आपको परफेक्टली इलास्टिक दिया है। लेकिन अगर कोलिजन आपको परफेक्टली इलास्टिक नहीं दिया है तो फिर जो भी वेलोसिटी आपको फर्स्ट पार्टिकल की लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग मिल रही है, ई की इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप v2 कैलकुलेट करेंगे। इनिशियली रेश पे दिया था तो u2 0 था, u1 आपके पास है। सॉल्व किया, हमें आंसर मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखें। सो नेक्स्ट हमें दिया गया है कि दो पार्टिकल्स हैं, दोनों मूविंग है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग है। फर्स्ट पार्टिकल मास 4 किलोग्राम, रेडियस 2 मीटर, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्टिकल 2 किलोग्राम 5 मीटर पर सेकेंड से माइनस आई कैप में जा रहा है, रेडियस आपको गिवन है 3 मीटर। हमें कैलकुलेट करना है कि अगर ई का वैल्यू हाफ है, व्हेन ई इज इक्वल टू हाफ, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। केवल लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक बात, समझ है भाई? अब समझना इसको, यहां जो सेंटर है वो इधर जा रहा है, ठीक है, और जो सेकेंड बॉडी का सेंटर है वो इसके एज पर आ रहा है। यानी जो मोशन होगा, यानी जो कोलिजन होगा यहाँ पर, वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये दिया है आपको 10, यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगी 5, रेडियस आपको गिवन है 3 मीटर एंड 2 मीटर। इसका मतलब दोनों के सेंटर्स को हम कनेक्ट करें तो 3 मीटर प्लस 2 मीटर कितना बनेगा? 5 मीटर। और अगर मैं हाइट की बात करूं तो यहाँ पर हाइट कितना रहेगा? 3 मीटर। तो क्या एंगल थीटा सॉल्व किया जा सकता है? सबसे पहले बताएं, क्योंकि हमें एंगल रिक्वायर्ड है। विदाउट एंगल हम कुछ भी कैलकुलेट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो क्या यहाँ पे थीटा कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल। देखो, अगर आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो 3 मीटर बनेगा परपेंडिकुलर, 5 मीटर बनेगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 3/5, और साइन 37 डिग्री 3/5 को रिप्रेजेंट करता है। ये बात समझ में आई? वेलोसिटी हमें कहाँ चाहिए? एलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट चाहिए। मोशन किस तरीके का होगा? अगर ये दोनों एक दूसरे को कोलाइड करेंगे तो फर्स्ट बॉडी ऊपर की तरफ जानी चाहिए, सेकंड बॉडी नीचे की तरफ आनी चाहिए, कोलिजन। अब ये हमें बाई ऑब्जर्वेशन भी समझ में आता है कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे से टकरा रही हैं, बिल्कुल अगर आमने सामने टकराएगी तो हो सकता है रुक जाए। अगर मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट है तो हो सकता है कि रुक जाए। लेकिन अगर मान लीजिए इस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है तो आफ्टर कोलिजन ये इसको साथ में लेके जाएगा। लेकिन अगर दोनों किसी एंगल पर हैं तो फिर टकराने के बाद इनका मोशन कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे ही कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद जो मोशन है, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक बात। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल बनाया कि दिस वन इज फर्स्ट पार्टिकल। कितने किलोग्राम का पार्टिकल है? 4 किलोग्राम का पार्टिकल है। इनिशियली कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है? इनिशियली ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है विद वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? ठीक। फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमें कंसीडर करना है, तो ये बनेगा आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो आप यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट बना दें। तो ये हमने बना दिया लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब बात करो सेकेंड पार्टिकल की। तो सेकेंड पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर कितने किलोग्राम का है? 2 किलोग्राम का है। ये 2 किलोग्राम का सेकेंड पार्टिकल हमें मिला। किस डायरेक्शन में मूविंग है? ये मूविंग है -x डायरेक्शन में विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? ठीक। एंगल कितना बनेगा? एंगल आया है 37 डिग्री। तो यहाँ एंगल अगर 37 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो सिमिलरली यहाँ भी एंगल कितना बनेगा? ये 37 डिग्री बनेगा और यहाँ पर भी एंगल 37 डिग्री ही रहेगा। इसमें कोई डाउट? क्योंकि ये हमने कैलकुलेट किया है। तो अगर यहाँ 37 है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे भी 37 ही बनेगा। ठीक।
तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर हम कंसीडर करें, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट और अलोंग परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो यहाँ इस 10 का एक कंपोनेंट बनेगा जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 sin 37 से। sin 37 का वैल्यू होता है 3/5, तो वैल्यू आएगी 6 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर आप इसका अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कंपोनेंट लेते हैं तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा 10 cos 37, यानी 10 into 4/5 विच इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्टिकल की। सेकेंड पार्टिकल 2 किलोग्राम का पार्टिकल है, 5 मीटर पर सेकेंड से माइनस आई कैप में मूव कर रहा है। एंगल कितना बन रहा है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ 37 डिग्री का। तो यहां अगर आप कंपोनेंट कंसीडर करते हैं तो कंपोनेंट का वैल्यू आपको मिलेगा, फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा 5 cos 37, cos 37 का वैल्यू 4/5, तो 4/5 इंटू 5 यानी यहां पर वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड। एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा 5 sin 37 यानी वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड। ये डायग्राम हमें समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट यानी दोनों बॉडीज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन का एंगल कैलकुलेट कर लिया विद हॉरिजॉन्टल। उससे आपने जो इनिशियल वेलोसिटीज दी थी, इनिशियल वेलोसिटी दी थी, उस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कर दिए। एक एक कंपोनेंट हुआ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग और सेकेंड कंपोनेंट बना लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर। ये हमें समझ में आया, यहां तक कोई डाउट? ठीक। कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होता है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज नहीं होता है बिकॉज उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एप्लीकेबल नहीं है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो कंपोनेंट है केवल वही चेंज होगा। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहा है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज जो फोर्सेज यहां पे लग रहे हैं वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही लग रहे हैं। बात समझ में आ गई? यानी इस 6 में और इस 3 में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। चेंज किस में होगा? इस 8 में होगा और 4 में होगा। तो दोनों बॉडीज के लिए U1 इज 8, फर्स्ट बॉडी का U1 इनिशियल वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट 8। सेकेंड बॉडी के लिए U2, सेकेंड बॉडी के लिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज 4 मीटर पर सेकेंड। E का वैल्यू हमें कितना गिवन है? E इज हाफ। तो हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं कि जो आफ्टर कॉलिजन कंपोनेंट बनेगा उस कंपोनेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं V1 और सेकेंड बॉडी के लिए इसी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं V2, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग बनना चाहिए। इसको आपने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया V2, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग बनना चाहिए। ये बात समझ में आई? मतलब U1 और U2 ये हमें पता है, E पता है, V1 V2 कैलकुलेट करना है। इक्वेशन लगाएं। इक्वेशन किसका लगेगा? सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। कहाँ? अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। वैल्यू ऑफ E हाफ, V2 एंड V1 कैलकुलेट करना है। U1 कितना? U1 है 8। ध्यान से, सेम डायरेक्शन अगर होता है तो हम सीधे U1 माइनस U2 लिखेंगे बिकॉज U1 का डायरेक्शन अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो 8 आ रहा है पॉजिटिव में, लेकिन U2 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा? -4। सो माइनस ऑफ -4, सो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 12/2, सो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? सेकेंड, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यानी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन लगा सकते हैं। जो फर्स्ट पार्टिकल है वो कितने किलोग्राम का है? 4 किलोग्राम का। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? या आप ऐसा देखें, सिंपल केस में हम बात करें, पहले आप टर्म्स लिख लें। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो फर्स्ट पार्टिकल है 4 किलोग्राम का, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 8 से अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सेकेंड पार्टिकल है 2 किलोग्राम का, कितनी से मूव कर रहा था? -4 से, तो इंटू -4 इज इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल 4 किलोग्राम V1 से, सेकेंड पार्टिकल 2 किलोग्राम V2 से। सॉल्व करें। 8 4 जा 32 माइनस
8 इज इक्वल टू 4v1 प्लस 2v2, तो 24 इज इक्वल टू 4v1 प्लस 2v2, और लिखा जा सकता है 2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो क्या पहली इक्वेशन आपको मिली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, और सेकंड इक्वेशन हमें मिली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट से। ठीक बात, दो इक्वेशन है, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ध्यान से समझना, सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 परफॉर्म कर दिया, बिकॉज इक्वेशन 2 में भी v2 सिंगल कोफिशिएंट के साथ है और 1 में भी सिंगल कोफिशिएंट के साथ है। तो आपने लिखा 2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 12, यह था आपका इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 6, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 6, और दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे माइनस का प्लस, माइनस माइनस, क्या लिखा जाए, 3v1, v2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 6, v1 इज इक्वल टू 2, और v1 का वैल्यू अगर 2 है तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट किया जा सकता है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 is v2 minus v1 is equal to 6. So v2 minus 2 is equal to 6 and v2 is equal to 8. तो along the line of impact हमें velocity component मिल गया 2 and 8। ये पार्टिकल की यानी दोनों बॉडीज की फाइनल स्पीड नहीं है, बिकॉज स्पीड के लिए एक कंपोनेंट और था जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर आ रहा था। बात समझ में आई? तो यहाँ जो वैल्यू आपको मिली है ये केवल लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कंपोनेंट है, यानी जो 4 किलोग्राम का पार्टिकल है इसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो वेलोसिटी आ रही है दैट इज 2, और जो 2 किलोग्राम का पार्टिकल है उसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो वेलोसिटी आ रही है दैट इज 8। ये बात हम समझे? और इनके पास एक ही कंपोनेंट पहले से था। कौन सा कंपोनेंट था? ये कंपोनेंट जो चेंज नहीं हुआ। तो 2 किलोग्राम के पास था 3 मीटर पर सेकेंड और 4 किलोग्राम के पास था 6 मीटर पर सेकेंड, जो कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, 6 एंड 3। जो कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ वो ये कंपोनेंट है, 6 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड। बात है समझ? तो ये जो आपने पर्पल कलर में लिखा है यह वेलोसिटी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, वो आपने कैलकुलेट किया है, जिसको आपने v1 v2 से रिप्रेजेंट किया है। तो सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ऑब्लिक कोलिजन में एक तो लॉजिक से चलना है, लॉजिक से क्वेश्चन इजी हो जाता है। सेकंड, जब भी आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल मिले आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग एंगल कैलकुलेट कर लो, एंगल मिल जाएगा। जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में यानी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, केवल उसी में वेरिएशन होना चाहिए। परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो कंपोनेंट आपके पास आता है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, बिकॉज फोर्स लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही अप्लाई होता है। आई बात समझ? नोट करें।